ये कल्पना करो कि तुम बस में बैठकर स्कूल जा रहे हो, जैसे हर कोई और जाता है। लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, एक ट्रेन तुम्हारी बस से टकरा जाती है और उसी पल तुम्हारी लाइफ समाप्त हो जाती है। हरूड की आखिरी सांसों में जो एकमात्र चीज याद थी, वो ये कि उसने अपनी लव को वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि अब उसका नाम हरूड नहीं बल्कि रियो था, और गॉड ने उसे ऐसी गुप्त शक्तियां दी थी जो उसे ओवरपावर्ड बना रही थी। ये सारी यादें उसके दिमाग में चमकने लगी और रियो सोचने लगा कि क्या ये बुखार की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी कुछ लड़के एक जायंट बैग लेकर घर में घुस आए और उसे एनिम कन्वेंशन जैसी गंध आने का ताना मारते हुए बाहर फेंक दिया। जब रियो जंगल में बेरीज चुन रहा था तो वो सोचने लगा कि ये हरूड कौन था, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो रियो था और उसका जीवन मिशन अपनी मां की मौत का बदला लेना था, जिसे उसके सामने मार दिया गया था। खाना खत्म करने के बाद रियो ने अपने कपड़े पहने, तभी कुछ विमेन उसके पास आईं और उसे स्क्रॉनी अगली कहकर चिढ़ाने लगी। लेकिन सीलिया ने शालीनता से पूछा कि क्या उसने उनकी दोस्त फ्लोरा को कहीं देखा है। रियो ने कहा कि उसने उसे कभी नहीं देखा। इसलिए सीलिया ने एक मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल किया, ये देखने के लिए कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। लेकिन उसे रियो के शरीर से एक शुद्ध ऑरा निकलती हुई दिखाई दी। ये देखकर कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, सीलिया ने उसे कुछ सिल्वर कॉइन्स दिए और वो तुरंत अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए भागा। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, एक असैसिन ने उसके सीने में डैगर घोंपने की कोशिश की। जो चीज उसकी लाइफ बचा सकी वो थी कॉइन बैग। वो जमीन पर गिरा और देखा कि बाकी सभी लोग पहले ही मारे जा चुके थे। जब वो अपनी डूम का सामना करने ही वाला था, एक वुमन ने उसे हरूड कहकर पुकारा और उसे उसके अंदर छिपी लिमिटलेस मैजिक का इस्तेमाल करना सिखाया। अपनी मैजिकल ऑरा का उपयोग करके रियो ने अपने शरीर को मजबूत किया और एक पाम स्ट्राइक से असैसिन को पीछे धकेल दिया। उसने कराटे स्टांस अपना लिया, जो उसने हर्तो की यादों से सीखा था, और असैसिन के हमलों को चकमा देते हुए उसके चेहरे पर जोरदार किक मारी। जब असैसिन ने फिर हमला करने की कोशिश की तो रियो ने उसका हाथ मोड़कर तोड़ दिया। अपनी हार से गुस्साए असैसिन ने फिर से हमला किया, लेकिन रियो ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसे मारने ही वाला था कि तभी एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। तब उसे एहसास हुआ कि जिन गूंस ने माल ढोया था वो असल में फ्लोरा थी। प्रिंसेस ने उससे इस मुसीबत से बचाने की बेगिंग की, लेकिन जब उसने कमरे में बिखरी लाशें देखी तो वो अनकॉन्शियस हो गई। अब रियो के पास उसे बचाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने उसे अपनी पीठ पर उठाया और उन लेडीज के पास वापस ले गया जो पहले उसकी तलाश में आई थी। फ्लोरा की सिस्टर क्रिस्टीना ने बिना कुछ सुने ही रियो पर उसे किडनैप करने का इल्जाम लगा दिया और उस पर एग्रेसिव हो गई। उसने रियो को सफाई देने का मौका भी नहीं दिया और वनेस ने उसके चेहरे पर नाइफ तानते हुए उसे कैसल चलने का आदेश दिया ताकि वो खुद को साबित कर सके। बाद में नाइट्स ने असैसिन को पकड़ा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ रिवील कर पाता, किसी मिस्टीरियस पर्सन ने उसे मार डाला। कैसल के अंदर रियो को बांध कर रखा गया और चार्ल्स ने उसकी टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसे बेरमी से पीटते हुए। वो जबरदस्ती उसे कॉन्फेस करने के लिए मजबूर कर रहा था कि उसने फ्लोरा को किडनैप किया ताकि उसकी खुद की लापरवाही छिपाई जा सके। लेकिन रियो की एकमात्र गलती यह थी कि उसका चेहरा बहुत अगली था। इस बीच प्रिंसेस होश में आई और उसने अपने साथियों को बताया कि असल में रियो ने ही उसकी रेस्क्यू की थी। उसने आदेश दिया कि रियो को तुरंत बुलाया जाए। रियो को इतनी बीटिंग दी जा रही थी कि वो लगभग मरने ही वाला था, लेकिन फिर भी सैनिकों ने उसे मारना जारी रखा ताकि वे अपनी रेपुटेशन बचा सकें। तभी प्रिंसेस की एड वहां आई और उसने पूछा कि वे इस बॉय के साथ क्या कर रहे थे। जब उसे पता चला कि रियो ने ही प्रिंसेस को बचाया था तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो इतनी इंजरीज झेल चुका था कि उसका शरीर वही गिर पड़ा। सीलिया तुरंत उसकी हीलिंग के लिए आगे आई। अचेत होने के बाद जब रियो उठा तो उसने सीलिया को अपने सामने देखा। उसने माफी मांगी कि उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, जबकि वो सिर्फ प्रिंसेस की मदद कर रहा था। फिर उसने बताया कि किंग उससे मिलना चाहता है और रियो ने कैसल के अंदर जाकर उससे मिलने के लिए सहमति जताई।
अब वो पूरे रॉयल फैमिली के सामने खड़ा था, जहां उसने प्रिंसेस के डैड से परमिशन मांगी थी कि वो उसकी बेटी को डेट पर ले जाए। लेकिन अब वही प्रिंसेस उसे डैडी बुलाने लगी थी। कुछ दिन किंगडम में बीते और रियो अब स्कूल अटेंड करने के लिए तैयार था, अपने साथियों के साथ। लेकिन उसका स्वागत उसके पहले दिन बहुत अच्छा नहीं होता और उसे कक्षा में एक बदमाश द्वारा परेशान किया जाता है, जो उसके बोलने के तरीके का मॉक करता है। जैसे जैसे स्कूल का दिन आगे बढ़ता है, उसके साथी ये डिस्कवर करते हैं कि वो अभी तक पढ़ नहीं सकता और उसका फन बनाते रहते हैं। लेकिन रियो इतनी आसानी से हार नहीं मानता और स्कूल के बाद अपने टीचर्स रूम में जाकर प्राइवेट ट्यूटरिंग लेता है। तुम जानते हो कि मैं किस प्राइवेट ट्यूटरिंग की बात कर रहा हूं। कुछ घंटों के अध्ययन के बाद रियो हर एक समस्या का समाधान कर देता है। एक बार जब उसने सभी सिंबल्स सीख लिए तो ये सब सिर्फ सिंपल एडिशन था। आखिरकार उसके पास एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने की सारी मेमोरीज थी। सीलिया उससे पूछती है कि क्या स्कूल में कुछ परेशान कर रहा है एक कप ऑफ टी के दौरान, और वो दुखी महसूस करता है कि उसे पहले से ही पिक ऑन किया जा रहा है। लेकिन वो इसे नजरअंदाज करता है और प्रेटेंड करता है कि कुछ गलत नहीं है। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। स्वॉर्ड प्रैक्टिस के दौरान इंस्ट्रक्टर रियो को स्पार करने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसने उसके दिलचस्प फॉर्म को देखा था। रियो अपनी अनऑर्थोडॉक्स फॉर्म का प्रदर्शन करता है और इंस्ट्रक्टर की तरफ तेजी से बढ़ता है। उसके डोजो लेसन्स जो उसके ग्रैंडपा ने उसे सिखाए थे, उसे लगातार प्रहार करने और अपनी डिफेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन वो बदमाश लगातार उसकी स्वॉर्ड पकड़ने की शैली का फन बनाता रहता है। इंस्ट्रक्टर रियो की क्षमता से प्रभावित होता है और उससे पूछता है कि क्या उसने कभी किंगडम के लिए नाइट बनने के बारे में सोचा है। लेकिन रियो कक्षा में अकेला है जिसे नाइट नहीं बनना। महीनों बीतते जाते हैं और रियो बाकी सभी के साथ लैंग्वेज सीखने में लगा रहता है। थोड़े ही समय में उसकी इंटेलिजेंस पूरी कक्षा से आगे निकल जाती है, लेकिन उसकी पिछली लाइफ की मेमोरीज उसे लगातार परेशान करती रहती है। वो में चन को मिस करता है, क्योंकि इस दुनिया में उसे सिर्फ बुलिंग करने वाले लोग ही मिले हैं। रियो को मचान याद आती है, जो उसकी चाइल्डहुड लव थी, लेकिन उसके माता पिता के डिवोर्स के बाद उनसे अलग हो गया। फिर हाई स्कूल में एक बार उसने उसे देखा था, लेकिन वो फिर कभी स्कूल नहीं लौटी, जैसे कि उसने खुद को एग्जिस्टेंस से मिटा दिया हो। रियो का आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। उसकी रिजॉल्व मजबूत होती जाती है कि हर तो अब मर चुका है और अब वो रियो है जो इस सब से गुजर कर रहेगा। अगली सुबह एग्जाम रिजल्ट्स घोषित होते हैं और हर कोई हैरान रह जाता है जब एक होमलेस ऑर्फन और प्रिंसेस एक समान परफेक्ट स्कोर लाते हैं। जो बदमाश नाम के लायक नहीं है, वे उसे बुली करना जारी रखते हैं। उसे चीटर बुलाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वो प्रिंसेस जितना स्मार्ट नहीं हो सकता। प्रिंसेस की दोस्त उसका बचाव करती है और उन बदमाशों को जेलस सोर लूजर्स कहती है। सीलिया भी उनका समर्थन करती है और उनसे कोई एविडेंस मांगती है कि हर्तो ने चीटिंग की थी। बाद में सीलिया उसे बताती है कि वो उसके बारे में चिंतित है, क्योंकि बच्चे उसे बुल्ली कर रहे हैं। रियो उससे पूछता है कि क्या उसने भी सिमिलर ट्रीटमेंट अनुभव किया था, लेकिन वो बताती है कि उसके पास कम से कम फ्रेंड्स थे। रियो उसे बताता है कि वह भी ठीक रहेगा, क्योंकि उसके पास सीलिया जैसी फ्रेंड है। सीलिया एक टिपिकल एनीम गर्ल की तरह ब्लश करती है और कहती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं अगर वो उसकी फ्रेंड हो। लेकिन रियो उसे बार बार दोहराने के लिए कहता है, क्योंकि ये उसे ब्रेकअप कर रहा है। आखिरकार उसे पता था कि वो आसानी से अपना हारेम बना सकता है, आज के स्पॉन्सर AR लेन की मदद से। ये ग्रेटेस्ट साइड स्क्रोलिंग RPG शूटर गेम है, जिसमें आप सबसे हॉट एनीम गर्ल्स के साथ लड़ सकते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्लिक द लिंक और एजर लेन की ब्यूटीफुल वर्ल्ड में शामिल होकर बैटल करें। लेकिन जब तक आप हर एक एनिमी क्रश कर रहे होंगे, रियो एक अगली फिल्दी रेच्ड लूजर बना रहेगा। उनका रिश्ता मजबूत होता है और सीलिया वादा करती है कि अगर रियो कभी बुलिंग के कारण रोता है तो वो उसे हमेशा हक करेगी। उससे कहा कि इट विल बी परफेक्ट फॉर कंफर्टिंग हिम, क्योंकि शी इज सो स्मॉल आफ्टर ऑल योर विक्टिम साल गुजरते हैं जैसे वे स्पेंड करते हैं उन्हें साथ में। और इससे पहले कि वे जाने, रियो को पूछा जाता है कि वो रिप्रेजेंट करे स्कूल इन द नेक्स्ट स्वॉर्ड आर्ट्स टूर्नामेंट। दी अननेम्ड ब्रैट्स के बॉल्स हैवंट ड्रॉप्ड येट और वो रिजेक्ट करता है आइडिया ऑफ रियो बीइंग दी पर्सन रिप्रेजेंटिंग दी स्कूल। द इंस्ट्रक्टर उनके ऑब्जेक्शंस को डिनाई कर देता है और सीलिया प्रभावित होती है कि रियो कितना स्ट्रांग हो गया है और नोटिस करती है कि वह
कितना लंबा हो गया है। अब वो उसे बताती है कि वो कितना बड़ा हो गया है 5 साल बाद। लेकिन वो उसे बताता है कि वो अभी भी उतनी ही छोटी है जितनी पहले थी। इमोशनल डैमेज। एक कप ऑफ टी पीने के बाद सीलिया पूछती है रियो से कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करने की योजना बना रहा है। लेकिन वो उसे बताता है कि वो इस कंट्री को छोड़ने की योजना बना रहा है क्योंकि यहां उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर सीलिया उदास हो जाती है, खासकर क्योंकि उसने इस जगह को साफ करने में उसकी मदद की है और जब भी चीजें मुश्किल हुई उसने उसका चीयर अप किया। रियो माफी मांगता है कि उसे जाना पड़ रहा है, लेकिन याद दिलाता है कि वो जल्द ही शादी करने वाली है, जिस पर सीलिया इस विचार को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो जल्द ही शादी नहीं करने वाली। वो उसे बताता है कि उसे इसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि वो ओल्ड हो सकती है, लेकिन फिर कहता है कि वो हमेशा इंपॉर्टेंट एरियाज में स्मॉल रहेगी, इसलिए ये मैटर नहीं करता। सीलिया सोचती है कि रियोज एडवेंचर्स उसे कहाँ ले जाएंगे और उसकी एकमात्र इच्छा है उस कंट्री में पहुंचना जहां उसकी मदर उसकी डेथ से पहले रहती थी। सीलिया उसे सैडनेस में देखती है और सोचती है कि उसके लाइफ में क्या हुआ होगा। टूर्नामेंट का दिन आता है और एकेडमी का पहला डिफेंडर रियो होता है। द ब्रैट उसे बताता है कि कोई उससे कोई उम्मीद नहीं कर रहा है, लेकिन उसे अपने स्वॉर्ड स्किल्स से एकेडमी को शेम करने से बचना चाहिए। उसका अपोनेंट फील्ड में आता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसने उसे बचपन में बेवजह टॉर्चर किया था। बैटल कमेंसेस और सोल्जर सोचता है कि क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है। नाइट पूरी ताकत से लड़ता है क्योंकि उसे 5 साल पहले की घटना के बाद डीमोट कर दिया गया था, लेकिन उसका गुस्सा उसे गलती करने पर मजबूर कर देता है। रियो मौके का फायदा उठाकर उसकी स्वॉर्ड हवा में उछाल देता है और मैच जीत लेता है। सोल्जर गुस्से में हार को स्वीकार नहीं करता और कहता है कि वो सच में सीरियस नहीं था, लेकिन रेफरी उसे चिल्लाकर कहता है कि एक ऑनरेबल नाइट की तरह अपनी हार स्वीकार करे। उस रात टूर्नामेंट के बाद एक मिस्टीरियस मैन सोल्जर के साथ ड्रिंक्स करता है और उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि वो स्टूडेंट कौन था जिसने अकेले ही एक मैच जीता जबकि उसके सभी साथी बुरी तरह हार गए। सोल्जर बताता है कि रियो वही था जिसने 5 साल पहले प्रिंसेस को बचाया था और ये सुनकर मिस्टीरियस मैन का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अगले दिन सीलिया एक्साइटेड होती है उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए कि उसने कितना अच्छा बैटल किया, लेकिन वो रियो को एक लड़की की तरफ जाते देखती है जो उसे अपने प्यार का इजहार करती है और सोचती है कि वो वास्तव में उसके बारे में कैसा फील करती है। अपने क्लासेस के दौरान सीलिया सभी को सिखाती है कि लाइटनिंग का उपयोग कर मैजिकल पावर कैसे कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ब्रैड कहता है कि वे सिर्फ इसलिए इसे सीख रहे हैं क्योंकि रियो अभी तक अपनी मैजिकल एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक छोटी सी ऑर्ब ऑफ लाइट बना पाता है, जबकि सीलिया क्लास को दिखाती है कि आपको एक साथ मल्टीपल ऑर्ब्स ऑफ लाइट कंट्रोल करने में सक्षम होना चाहिए। रियो उसकी कंट्रोल से प्रभावित होता है और सोचता है कि वो सिर्फ दूसरों की मैजिक को देखने के बाद ही उसे कॉपी क्यों कर पाता है। क्लास के बाद एक ब्रैट रियो के पास आता है और कहता है कि वो हर जगह लड़कियों को सेड्यूस करना बंद करे सिर्फ इसलिए कि वो फ्लूक से जीत गया। सीलिया रियो का पक्ष लेती है, लेकिन ब्रैड कहता है कि रियो उससे भी फ्लर्ट कर रहा है। वो इस बात से इनकार करती है, लेकिन ब्रैड उसे धमकी देता है कि उसका हाउस चुप नहीं बैठेगा अगर रियो लड़कियों की भावनाओं से खेलता रहा। प्रिंसेस फ्लोरा ये सब देखती है और अपसेट हो जाती है कि रियो पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वो खुद को दोषी मानती है कि उसके कारण रियो को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है और सोचती है कि वो उसे बचाने का बदला कैसे चुका सकती है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और वो अनोइंग किड अपनी क्लास को एक नया ऑपरेशन इंट्रोड्यूस करता है जो उन्हें एक हाई ग्रेड पाने के लिए पूरा करना होगा। वो बताता है कि उसने अपर क्लासमेन से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन प्राप्त की है और अपने दोस्त से रियो को सारा सामान उठाने के लिए मजबूर कराता है क्योंकि वो मैजिक कास्ट नहीं कर सकता। रियो बिना आपत्ति जताए इसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन फ्लोरा को उसके लिए बुरा लगता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसका लगेज उठाने में मदद कर सकती है। रियो एक शिवलरस मैन की तरह पेश आता है और फ्लोरा को बुरा लगता है कि रियो को बार बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है।
फिर अचानक गॉब्लिन्स हमला करने आ जाते हैं उन्हें, बट द स्टूडेंट्स फेंड देम ऑफ बिना किसी परेशानी के और रियो का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एकमात्र था जिसने फिर से कुछ नहीं किया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रियो अकेला है जो उस क्रीपी मैन को देख सकता है जो उन पर नजर रख रहा है। जैसे ही वे पाथ के अंत में पहुंचते हैं और सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, वे देखते हैं कि फिनिश लाइन से पहले एक विशाल क्लिफ है। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी स्थिति समझ पाते, ऑक्स का एक समूह आता है और उन पर स्पीयर्स फेंकता है। रियो उनकी एक स्ट्राइक को पैरी करता है, लेकिन ब्रैड के पैर में एक स्पीयर की चोट लग जाती है। ब्रैड भागते हुए एक स्टूडेंट की ओर जाता है जो उसे धक्का दे देता है और प्रिंसेस फ्लोरा अचानक क्लिफ से गिर जाती है। रियो अपनी पूरी स्पीड में दौड़ता है और डाइव करके उसे वापस क्लिफ पर धकेलकर उसकी जान बचाता है। ऑर्क्स अभी भी छात्रों से लड़ रहे हैं, लेकिन वे अपनी मैजिकल एबिलिटीज का उपयोग करके दुश्मनों को हरा देते हैं और जश्न मनाते हैं। लेकिन रियो सोचता है कि क्या वह उनके साथ शामिल हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी रहस्यमयी मैजिकल एबिलिटीज के कारण कोई फॉल डैमेज नहीं लिया। छात्र ब्रैड को फ्लोरा को गिराने के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन ब्रैड रियो को दोष देने की कोशिश करता है और एक झूठी कहानी गढ़ता है। बाकी छात्र उसकी कहानी पर विश्वास कर लेते हैं, भले ही फ्लोरा रियो का समर्थन करने की कोशिश करती है। रियो को एहसास होता है कि उसके एकेडमी से ग्रेजुएट होने की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। जैसे ही फ्लोरा उसे निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है, एक विशाल बीस्ट उड़ते हुए उनके एग्जिट को रोक देता है। सभी छात्र फिर से एकजुट होकर अपनी मैजिकल एबिलिटीज का उपयोग करते हैं, लेकिन विशाल मॉन्स्टर उनकी सभी मैजिकल वेपन्स को गिरा देता है और उनके हमलों को चकमा देता है। कोई भी छात्र उसके खिलाफ टिक नहीं पाता और वे अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। लेकिन फ्लोरा एक गिरे हुए साथी को हील करने के लिए वहीं रुक जाती है। बीस्ट उसके पीछे से हमला करने ही वाला होता है कि रियो आखिरी सेकंड में आकर अपने मैजिकल एबिलिटी से उसे काट देता है। वो अपनी स्पीड और एजिलिटी को बढ़ाता है, जिससे वो मॉन्स्टर के सभी हमलों को चकमा देकर हमला कर सकता है। मॉन्स्टर आसमान में कूदता है और एक जबरदस्त स्लैश के लिए तैयार होता है, लेकिन रियो उसे डॉज कर देता है और अपनी लड़ाई जारी रखता है। बाकी छात्र फ्लोरा की सुरक्षा की पुष्टि करने आते हैं, लेकिन रियो चुपचाप वहां से चला जाता है ताकि कोई ये न जान सके कि वो अभी भी जीवित है। क्रीपी मैन ऊपर से उड़ता हुआ देखता है और सोचता है कि ये एक दिलचस्प घटना है और उसने पहले कभी किसी बच्चे को सीक्रेट स्पिरिट आर्ट्स का उपयोग करते नहीं देखा। उस रात सीलिया हेडमास्टर से मिलने जाती है, लेकिन उसे ब्रैड्स पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हुए सुनती है। हेडमास्टर समझता है कि रियो ने शायद कुछ गलत नहीं किया, लेकिन रॉयल फैमिली की प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो झूठे आरोप रियो पर डालने का निर्णय लेता है। रात में सीलिया चिंता करती है कि वो रियो को फिर कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन तभी रियो उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और चुपके से अंदर आता है। सीलिया उसकी तरफ दौड़ती है, उसे गले लगाकर बताती है कि वो उसके लिए कितनी चिंतित थी। वो उसे बताती है कि उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन रियो समझता है कि कोई भी उसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक होमलेस ऑर्फन है। वो सीलिया का धन्यवाद करता है कि वो हमेशा उसके लिए खड़ी रही और बताता है कि वो केवल उसी को गुड बाय कहने आया है। वो अपने माता पिता के होमलैंड जाने की योजना बनाता है और कहता है कि वो उसे हरूड नाम से पत्र भेजेगा। सीलिया उससे पूछती है कि क्या वे फिर से मिलेंगे, और वो वादा करता है कि वो निश्चित रूप से उसके लिए वापस आएगा। सीलिया उसे सेफ ट्रिप की शुभकामनाएं देती है और आंसू बहाते हुए उसकी चिट्ठियों का इंतजार करती है। उस रात ब्रैड्स फादर एक लड़की लातिफा को आदेश देता है कि वो किसी भी कीमत पर रियो को ढूंढकर मार डाले। रियो अविश्वसनीय स्पीड से पूरे देश में दौड़ता है और रास्ते में आने वाले किसी भी मॉन्स्टर को पार कर जाता है। 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद वो किंगडम ऑफ गैलर पहुंचता है, जहां उसके क्राइम की खबर अभी तक नहीं पहुंची है। एक रहस्यमयी लड़की उसके पीछे चलती है और उसे महसूस होता है कि इस टाउन में कुछ गड़बड़ है। शहर के अंदर एक शेफ उससे पूछता है कि क्या वो कुछ खाना चाहता है। कोई भी पास्ता ट्राई करो जो लेलत द्वारा इन्वेंट किया गया था, और रियो सोचता है कि पास्ता उसकी दुनिया से इस दुनिया में उसी नाम के साथ कैसे आ गया। रियो एक बॉल के लिए पैसे देता है और डिश का स्वाद चखते हुए सोचता है कि क्या ये व्यक्ति भी हरूड की दुनिया से आया है। जब वो व्यक्ति से पूछता है
कि वो अपनी यात्रा पर और नूडल्स कहाँ खरीद सकता है, तो वो उसे गिल्ड के मुख्यालय की ओर इशारा करता है। एक मेड उसके पास आती है, अपना नाम लॉट बताती है और पूरे दिन उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखती है। रियो सीलिया को एक लेटर भेजता है, ये बताने के लिए कि वो कुछ समय तक उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वुड्स के माध्यम से यात्रा करेगा। जब वो सिटी छोड़ने वाला होता है तो एक ब्लॉन्ड लड़की लॉट को लेलट कहती है, लेकिन लॉट उससे कहती है कि वो अपनी असली पहचान गुप्त रखे। रियो जंगल से दौड़ते हुए एक बच्ची को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। वो झुककर ये सुनिश्चित करने के लिए देखता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो उसकी ओर मुड़ती है और उस पर एक पॉइजन फैंग फेंकती है, जिससे वो लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन वो जहर को न्यूट्रलाइज कर लेता है। कैटगर्ल तेजी से उसकी ओर दौड़ती है और वो मुश्किल से उसकी स्ट्राइक्स को डॉज करता है, जबकि अपनी फिजिकल एनहांसमेंट्स को एक्टिवेट करता है। उसकी स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि वह भी अपनी फिजिकल एबिलिटी को एन्चांट करती है और अपने डैगर के साथ उस पर हमला करती है। लेकिन रियो उसे बार बार खुद से दूर फेंकता है और उसके हमलों को डॉज करता है। वो अपनी तलवार म्यान में रखता है और अपनी सुपीरियर मार्शल आर्ट्स का उपयोग करके उसे उसकी जगह गिरा देता है। उसकी गर्दन पर नाइफ रखता है, लेकिन वो रोने लगती है और कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। लड़की अपनी माँ को पुकारते हुए रोने लगती है और रियो स्पिरिट आर्ट्स का उपयोग करके उसे बेहोश कर देता है। उसे बांधने के बाद वो देखता है कि उसके गले में एक कॉलर ऑफ सबमिशन है और सोचता है कि क्या वह अपने सीखे हुए मैजिक से इसे हटा सकता है। वो अपने हाथ से डिस्पेल मैजिक एक्टिवेट करता है और कॉलर टूटकर गिर जाता है। लातिफा की यादों में वो खुद को उसी बस में देखती है और क्रैश के बाद मरती है। लातिफा जागती है और एक ब्रैट उसे धमकाते हुए कहता है कि उसे उसकी ओबीडियंट बहन बनना होगा और उसे एस्टीम्ड ब्रदर बुलाना होगा। जब वो मना कर देती है तो वो उसकी माइंड को शॉक देता है और उसे सबमिशन के लिए मजबूर कर देता है। वो अपने बुरे सपने से जागती है और रियो उससे कहता है कि अगर वो जीना चाहती है तो उसे विरोध नहीं करना चाहिए। रियो उससे पूछता है कि उसके गले में कॉलर ऑफ सबमिशन किसने डाला। लातिफा रोने लगती है, ये महसूस करते हुए कि उसका कॉलर अब टूट चुका है और वो आखिरकार फ्री है। रियो उसे कंफर्ट करता है और लातिफा उसे बताती है कि उसने अपने मास्टर का नाम कभी नहीं जाना, लेकिन उसका भाई स्टुअर्ट कहलाता था। रियो समझ जाता है कि वही ब्रैट उसे उसके पीछे भेजने वाला था। रियो लातिफा से पूछता है कि क्या वो अभी भी उसे मारने का इरादा रखती है, लेकिन वो कहती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसे मुक्त करने के बाद रियो उसे बताता है कि वह जो चाहे कर सकती है और उसे किसी किंगडम में शरण लेनी चाहिए। हालांकि जब वो जाने लगता है तो लातिफा उसका पीछा करना जारी रखती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ जा सकती है। रियो उसे चेतावनी देता है कि उसे उस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए जिसे वो मारने की कोशिश कर चुकी थी। रियो कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन लातिफा उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके गले में फिर से कॉलर डाल सकता है, क्योंकि वो अकेले रहने से ज्यादा डरती है। अंततः रियो उसे अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो जाता है और वो उसे बताती है कि उसका नाम लातिफा है। वे अपनी एडवेंचर एक साथ शुरू करते हैं और कुछ समय बाद रियो उसके लिए नूडल्स बनाता है। लातिफा इसे पहचान लेती है और कहती है कि ये स्पगेटी है। रियो सोचता है कि वह इसके दूसरे नाम को कैसे जानती है और वह बताती है कि उसने इसे पहले खाया है, या ऐसा सोचती है। ये सुनकर रियो सोचता है कि क्या लातिफा भी हरूड की दुनिया से आई है। रात में जब वो रोते हुए घर जाने की भीख मांगती है तो रियो उसे टोक्यो लौटने की इच्छा व्यक्त करते हुए सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की भी हरूड की दुनिया से आई होगी। वो उसे कंफर्ट करता है और जब वो जागती है तो उसे एहसास होता है कि रियो वही व्यक्ति लगता है जो बस में उसके साथ था। जब रियो जागता है तो लातिफा उससे पूछती है कि क्या वह उसे ओंचन बुला सकती है। रियो को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन वह उसे इसकी अनुमति देने का फैसला करता है अगर इससे उसे थोड़ी भी राहत मिलती है। कुछ हफ्तों की यात्रा के बाद वे उस विशाल पेड़ तक पहुंच जाते हैं जहां रियो जाना चाहता था, लेकिन लातिफा उसे देख नहीं पाती। वे जंगल में यात्रा करते हैं और विल्डरनेस में रात बिताते हैं। लातिफा के डरावने सपने उसे पूरी रात परेशान करते हैं, इसलिए रियो अपनी स्पिरिट आर्ट्स का उपयोग करके उसे फिर से शांत करता है। लेकिन ऐसा करने के बाद
3 लड़कियों का एक ग्रुप उनके हाइडआउट में आ जाता है और रियो पर हमला करना शुरू कर देता है। वे लातिफा को स्पिरिट आर्ट से घिरी हुई सोते हुए पाते हैं और मान लेते हैं कि रियो ने उसे किडनैप किया है। बिना कुछ सुने वे उसे रिस्ट्रेन कर लेते हैं और उसके ऊपर एक मैजिकल फ्लो छोड़ देते हैं। ये बिजली उसे एक पल में बेहोश कर देती है और उसे कैदी बना लेती है। जैसे ही रियो जादुई डायमेंशन के अंदर तैरता है, वो सोचता है कि उसके सामने पड़ी लड़की कौन हो सकती है, लेकिन वो खुद अपनी पहचान भी नहीं जानती। हालांकि वो रियो की असली पहचान के बारे में जानती है और कहती है कि उसका असली नाम हरूड है। वो उससे पूछता है कि उसे उसके पिछले जीवन के बारे में कैसे पता चला, तो वो बताती है कि वो उससे जुड़ी हुई है और केवल उसकी ही है। जल्द ही वो कहती है कि उसे सब पता चल जाएगा और उसे गले लगाने के बाद गायब हो जाती है। एनेस वॉइस उससे जागने की विनती करता है और जब वो उठता है, लातिफा दौड़कर आती है और आंसुओं में उसे गले लगा लेती है। गांव के एक बुजुर्ग उससे माफी मांगने आते हैं कि उन्होंने उसके साथ जैसा व्यवहार किया, और सभी लड़कियां घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करती है। उसे जंजीरों से मुक्त करने के बाद बुजुर्ग बताते हैं कि अगले दिन उसकी मुलाकात गांव के अन्य बुजुर्गों से होगी, लेकिन फिलहाल वो रात भर आराम कर सकता है। अगली सुबह रियो वर्ल्ड ट्री के केंद्र में जाता है और गांव के 3 प्रमुख नेताओं से मिलता है। वे उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं और चाहते हैं कि वह उनकी क्षमा स्वीकार करें। रियो की बस एक ही इच्छा होती है कि वे लातिफा का ध्यान रखें, इसलिए वो पूछता है कि क्या वो कुछ समय के लिए उसके साथ रह सकता है। सभी ग्रामीण इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं और उसे उनके साथ रहने की अनुमति मिल जाती है। जाने से पहले लेडी ड्रेस प्रकट होती है, वर्ल्ड ट्री की आत्मा। जब वो उसके करीब आती है तो उसे रियो के अंदर एक आत्मा का वास महसूस होता है और वो सोचती है कि कहीं वो जादू का उपयोग करने में असमर्थ तो नहीं रहा। स्पिरिट्स आमतौर पर मनुष्यों की मैजिक एबिलिटी को सोख लेते हैं। रियो को एहसास होता है कि वो लगातार जादू का उपयोग करने में असमर्थ रहा है। लेडी ड्रेस उसका चेहरा पकड़कर उसके अंदर मौजूद आत्मा की जांच करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसके अंदर असाधारण मात्रा में बॉडीली फ्लूइड है और वह इसका स्वाद चखना चाहती है, लेकिन फिर पीछे हट जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसके अंदर एक पर्सन शेप्ड स्पिरिट सो रही है। ये सबसे दुर्लभ प्रकार की आत्माएं होती है और बुजुर्ग पुनर्विचार करने लगते हैं कि क्या उन्हें उसे सेंट जैसा सम्मान देना चाहिए, जो मनुष्यों को दिया जाने वाला सर्वोच्च खिताब होता है। एक बीस्ट गर्ल उसे उसके स्थान तक छोड़ने जाती है और लातिफा उसे उनके नए घर की भव्यता दिखाने लगती है। एक अन्य लड़की पूछती है कि वह कौन से कमरे में सोना पसंद करेगा और खुलासा करती है कि वे तीनों रियो के साथ रहने वाली है। उर्सुला आती है और स्वीकार करती है कि ये उसी की योजना थी ताकि रियो गांव की परंपराओं को सीख सके और लातिफा को कुछ करीबी दोस्त मिल सके जो उसका ध्यान रख सके। रियो को उसकी बात समझ आती है और वो खुशी खुशी उनके साथ रहने को स्वीकार कर लेता है, ये कामना करते हुए कि वे सभी मिलकर खुशी से रहें। समय के साथ रियो गांव की स्पिरिट मैजिक सीखने लगा और अपनी पूरी जिंदगी उनके रीति रिवाजों को सीखने में बिताने लगा, चाहे वो खेती हो, मेटल मेंडिंग हो या फिर स्पारिंग। मौसम बदलते गए और देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया, जब तक कि ग्रैंड स्पिरिट फेस्टिवल नजदीक नहीं आ गया। लेडी ड्रेस समारोह शुरू करने के लिए प्रकट होती है, लेकिन दूर कहीं एक ग्रिफिन 2 लोगों को ड्रैगन्स केव के अंदर ले जाता है। रस एक अंडा लेकर वापस आता है और नए सैनिक से कहता है कि वो इस अंडे को संभालेगा ताकि रस उड़ान भरता रह सके। जैसे ही वे उड़ान भरते हैं, रस दूर देखता है और पाता है कि उनके पीछे W1 का झुंड उड़ रहा है। गांव के अंदर लेडी ड्रेस दोनों के सिर पर किस करके समारोह को पूरा करती है और अब वे गांव के नागरिक बन चुके हैं। बुजुर्ग उत्सव शुरू करते हैं और जैसे ही सब भोजन करते हैं, रियो को समझ में आता है कि इस एनी में हारेम शैली क्यों जोड़ी गई थी। लड़कियां उससे बेड्स को एक साथ जोड़ने के लिए आग्रह करने लगती हैं। एप्पल साइडर विनेगर पीने के बाद उनमें से एक कहती है कि इससे उनकी फ्रेंडशिप गहरी नहीं होगी, लेकिन बाकी लड़कियां कहती है कि वे कुछ और गहराई महसूस करना चाहती है। इतने समय बाद भी उन्हें लगता है कि रियो अब भी उनसे दूरी बनाए रखता है, जिससे वो चौंक जाता है कि उन्होंने इसे महसूस कर लिया। जब वे सब और भोजन लेने चली जाती है, उर्सुला रियो के पास आती है और वो सोचता है
कि क्या अब लातिफा को सच्चाई बताने का समय आ गया है। गांव के दूसरी ओर रस कहता है कि वे यही रात बिताएंगे और अपने सहायक से कहता है कि वो क्षेत्र की जांच करने जा रहा है। जाने से पहले वो उसे एक आर्टिफैक्ट देता है और बताता है कि ये उसकी लोकेशन को निर्धारित करने में मदद करेगा यदि वो किसी मुश्किल में फंस जाए। सैनिक इसे खा लेता है और रस वहां से चला जाता है, ये देखे बिना कि वाइवर्न्स उसके सहायक के स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच रियो लातिफा के साथ एक सुनसान जगह पर चलता है और वह उससे वापस लौटने की विनती करती है ताकि वे प्ले टुगेदर। लेकिन रियो उससे पूछता है कि क्या उसे यहां रहना पसंद है। वो उसे बताती है कि वो इसे पसंद करती है और खुश है कि वो समय के साथ इतने करीबी दोस्त बना पाई, जिससे रियो को ये सुनकर खुशी होती है। हालांकि वो उसे ये खुलासा करता है कि वो जल्द ही गांव छोड़ने वाला है। वो पूरे समय ईस्ट की ओर जा रहा था और अब उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, जिससे वो रोते हुए भाग जाती है। लेडी द्रास ग्रामीणों को सभी वाइवर्न्स की बढ़ती उपस्थिति के बारे में चेतावनी देती है और उनके इकट्ठा होने के पीछे की वजह पता लगाने के लिए बीस्ट विमेन की एक सेना भेजती है। इसी समय रस ने वाइवर्न केव के गहरे हिस्से में घुसपैठ कर ली और सभी एग्स ढूंढ लिए जो कहीं और छिपाए गए थे, इसलिए वो उन्हें अपने वॉइड बॉक्स में स्टोर करने लगता है। बीस्ट विमेन जंगल में खोज जारी रखती है जब तक कि वे ग्रिफिन को नहीं ढूंढ लेती। जैसे ही वे उस आदमी के पास पहुंचती है, वो उन पर चाकू तान देता है और उड़ने लगता है। उनकी लीडर उसे लाइटनिंग से गिराने की कोशिश करती है और वे देखते हैं कि वो वर्ल्ड ट्री की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर सकें, एक विशाल वाइवर्न अचानक पीछे से आ जाता है और वो आदमी मुश्किल से उसके हमले से बचता है। बाकी WY भी उसका पीछा करते हैं और जब रस ने सभी एग्स इकट्ठा कर लिए तो वो एक स्टोन तोड़ देता है, जिससे उसके सबऑर्डिनेट का दिल रुक जाता है और वह ग्रिफिन से नीचे गिर जाता है। लटीफा गांव की ओर वापस जाती है और एक एग उसके सामने गिरकर टुकड़ों में टूट जाता है। जब वो बच्चे ड्रैगन को देख रही होती है तो काला वाइवर्न उसके सामने प्रकट होता है और दर्द में चिल्लाता है क्योंकि उसने देखा कि उसका बच्चा घायल हो गया है। वो लटीफा पर फायर ब्रेथ अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन अल्मा उसे बचाने के लिए अपनी वाइंड टॉर्नेडो का प्रयोग करती है। वो अपने बीस्ट फैमिलियर को बुलाती है और अकेले काले वाइवर्न से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हैमर स्ट्राइक्स का कोई असर नहीं होता और वो पीछे पेड़ से टकरा जाती है। जैसे ही वो संभलती है, वाइवर्न उसके बीस्ट फैमिलियर्स को फायर ब्रेथ अटैक से खत्म कर देता है। लटीफा अल्मा को थोड़ा समय देने के लिए ड्रैगन का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वह इधर उधर भागती रहती है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन उसकी हरकतों को रोककर उस पर पैर रखने वाला होता है, रियो एक आइसिकल लॉन्च करता है और ड्रैगन को गिरा देता है। फिर लटीफा को बचाकर दूर ले जाता है। वो फिर से ड्रैगन की ओर कूदता है और अपनी स्पिरिट टेक्निक्स से काले वाइवर्न को अपने नंगे हाथों से कुचल देता है। वाइवर्न अपनी अंतिम इन्फर्नो ब्रेथ की तैयारी करता है, लेकिन रियो उस पर वाइन श्रीयर चलाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि इसका बहुत कम असर होता है, इसलिए रियो अपनी गिगा इन्फर्नो एबिलिटी को ड्रैगन के मुंह में डालकर उसकी जॉ को बंद कर देता है, जिससे उसकी ब्रेन जलकर खत्म हो जाती है। अपने लीडर की हार देखकर बाकी WY पीछे हट जाते हैं। सभी लड़कियां चौंक जाती है कि रियो ने अकेले ही काले वाइवर्न को हरा दिया और लटीफा उसे गले लगाकर उसका धन्यवाद करती है। अगली सुबह वो अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे पहले से पता था कि ये दिन आएगा, लेकिन वो डर गई थी कि वो उसे छोड़ना चाहता है। हालांकि रियो उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो कभी भी अपनी लिटिल सिस्टर से छुटकारा नहीं पाना चाहता। इसके बाद वो उसे असली वजह बताता है कि वो इतनी दूर ईस्ट की ओर यात्रा कर रहा है। यो रीजन में एक भूमि थी जहां उसके माता पिता रहते थे और वो आखिरकार वहां पहुंचना चाहता है। ये पहली बार था जब लटीफा ने उसके बारे में कुछ जाना था, इसलिए वह भी अपने बारे में कुछ बताना चाहती है। वो कहती है कि इस दुनिया में जन्म लेने से पहले वो मर चुकी थी और जापान नामक स्थान से रीइंकारनेट हुई थी। रियो इस पर विश्वास करता है और कहता है कि वो भी उसी तरह का इंसान है और काश वो शुरुआत से ही अपनी स्थिति के बारे में सच बता देता। लेकिन वो चिंतित था कि क्या वो अभी भी पिछले जीवन से जुड़े पछतावों को पकड़े हुए था। वो सोचती है कि क्या वे पछतावे अब फिर से सामने आ रहे हैं, और रियो कबूल करता है
कि अगर वो कहे कि ऐसा नहीं है तो वो झूठ बोल रहा होगा। लेकिन उसने इस दुनिया में मजबूत बनने की कसम खाई है ताकि वो उन पछतावों की भरपाई कर सके। लटीफा भी वादा करती है कि वो उसके लिए मजबूत बनेगी और उसके लौटने तक इंतजार करेगी। एक हफ्ते बाद रियो टेक ऑफ की तैयारी करता है और ड्वार्फ लेपी उसे एक स्वॉर्ड और एक क्लोक भेंट करता है जो उसने काले वाइवन से बनाया था। ये उसे अपनी शक्तियों को छिपाने की क्षमता देता है। हालांकि ये क्लोक पतला दिखता है, लेकिन इसमें दुनिया के सभी आर्मर्स में सबसे अधिक डिफेंस स्टैट है। सभी उसे उपहार देते हैं और जबकि रियो को ये समझ नहीं आता कि वो इन्हें कैसे ले जाएगा, फाइनल एल्डर उसे एक स्पेस टाइम कैश देता है, एक नेशनल ट्रेजर आइटम। वे उसका गांव को बचाने के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने नए स्पेस टाइम कैश के साथ रियो सभी उपहार स्टोर करता है और वादा करता है कि अगर उन्हें कभी मदद की जरूरत हो तो वो दौड़ता हुआ आएगा। सभी लड़कियां उसे सेफ ट्रैवल्स की शुभकामनाएं देती हैं और लटीफा उसे गले लगाती है। वो टेक ऑफ करने की तैयारी करता है और उड़ने लगता है, लेकिन लटीफा आंखों में आंसू लिए 2 हफ्तों तक लर्किंग करने के बाद भी गांव में रियो को अपने मदर या फादर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए उसने गांव वालों से मिलने का फैसला किया। 2 लड़कियों ने उसे ग्रीट किया जब वे पौधों को पानी दे रही थी, लेकिन जैसे ही एसईओ ने उसे देखा, उसे एक अलग प्रकार की वाटर कैन से पानी गिरता महसूस हुआ। रूरी उसे अपनी ग्रैंडमा के घर ले गई और युवा ने सोचा कि वो किसी और देश से है। उसके अजीब आउटफिट को देखकर रियो ने खुलासा किया कि वो इस भूमि की यात्रा करके यहां तक पहुंचा है। जब वे डिनर तैयार कर रहे थे, तब रियो ने समझाया कि उसका फैमिली पहले यहां रहता था। उनके नाम जेन और आयाम थे। ये सुनकर ग्रैंडमा चौंक गई। उसने रूरी और एसियो को बाहर भेज दिया ताकि वे अकेले बात कर सकें और रियो से और विवरण मांगे। रियो को अपने पेरेंट्स के बारे में बस इतना पता था कि उसके फादर की डेथ उसके जन्म से पहले ही हो गई थी और उसकी मदर की हत्या तब हुई जब वो 5 साल का था। उसकी लाइफ गोल इस जगह तक पहुंचने की थी क्योंकि उसकी मां ने उससे ये प्रॉमिस किया था। उसका बस एक ही उद्देश्य था, अपने माता पिता की ग्रेव उनके होमलैंड में बनाना। युवा ने उसके चेहरे की रिजेम्बलेंस देखकर यह खुलासा किया कि वो रियो के फादर की मदर है। उसने उसे धन्यवाद दिया कि वो यहां आया, लेकिन यह भी बताया कि वे पहले ही उनकी ग्रेव्स बना चुके हैं। वो उसे वहां ले गई जहां उन्हें बैरीड किया गया था। रियो घुटनों के बल बैठ गया और अपने पेरेंट्स को बताया कि वो आखिरकार यहां पहुंच गया। उसकी ग्रैंडमा ने समझाया कि दोनों को देश से गुप्त रूप से भागना पड़ा था, लेकिन वो उनके बारे में पूरी ट्रूथ नहीं बता सकती। हालांकि अगर वो यहां स्टे करने के लिए तैयार है तो उसे उनके बारे में और अधिक जानने का मौका मिल सकता है। उसका एकमात्र रिलेटिव अब रूरी है, जो संयोग से उसकी कजिन भी है। अगली सुबह रियो जल्दी उठा और गांव के कामों में मदद करने लगा, लेकिन जल्द ही एल्बमा प्लॉट डेवलपमेंट शुरू हो गई। कुकिंग के दौरान रियो ने अपने हाथों से कुछ ऐसा किया कि रूरीज फ्लडगेट्स बर्स्ट ओपन हो गई। उसी समय सेल अंदर आ गई अपने ब्रदर शिन के साथ। उसे एहसास हुआ कि उसे अब अपनी सिस्टर के लिए मुकाबला करना होगा, लेकिन अंत में वो रियोज मीट खाने लगा। जब उसने रियोज सॉक्रीम भी खत्म कर दी तो ग्रैंडमा ने उसे रियो को हंटिंग के लिए ले जाने के लिए कहा, इसलिए उसने उसे एक रेस के लिए चुनौती दी। जैसे ही वे गए, रूरी को लगा कि अब एक वाइल्ड वेस्ट शोडाउन होने वाला है और वे इस पर प्रतिस्पर्धा करेंगे कि कौन पिस्टल शॉट से पहले हिट होगा। हे योवॉड्डा, जंगल के अंदर रियो ने अपने पहले एरो से एक दुर्लभ बर्ड को गिरा दिया। शिन को एहसास हुआ कि उसे अब कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इंसेस्ट जनरेशंस ने धीरे धीरे उनके ब्रेन्स रॉट कर दिए थे और वे बोज बैकवर्ड्स पकड़कर शिकार करने लगे। इसके बाद रियो ने एक बाथ हाउस बनाया, लेकिन लड़कियां उसे पीक करने लगी। जैसे जैसे हफ्ते बीते, रियो गांव का एक सामान्य निवासी बन गया और फिर हार्वेस्ट फेस्टिवल का दिन आ गया। गांव के दूसरी ओर कुछ मेनेसे मेन ने रूरी और एसियो को सुंदर महिलाओं के रूप में देखा। शिन उन्हें मारने वाला था, लेकिन रूरी ने उसे रोका क्योंकि इससे वॉर शुरू हो सकता था। बाद में गोन ने रियो को देखा और सोचा कि वो अगली है, इसलिए उसने उसे गिराने की कोशिश की। युवा ने सभी को रात के लिए सतर्क रहने को कहा, लेकिन चूंकि शिन अकेले एसियो के साथ रहता था,
उसने युवा से उसे रात में रखने की विनती की। अगली सुबह रियो ने अपनी गिगा चैट बॉडी का प्रशिक्षण लिया और लड़कियों से कहा कि वो उनकी फ्लडगेट्स बर्स्टिंग की आवाज मीलों दूर से सुन सकता है। वे सोचने लगी कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, लेकिन रियो जानता था कि ये थोड़ा शर्मनाक था। जब उसने मुझसे किया हुआ वादा याद किया, उसका लक्ष्य एक दिन इतना मजबूत बनना था कि वो उस गर्ल की रक्षा कर सके जिसकी वो परवाह करता था। लेकिन उसे चिंता थी कि शायद वो अब किसी और के साथ होगी। एसियो ने ये शब्द सुने और उसके हार्ट में उदासी भर गई। रात में एक मैन एसियो और रोरी के कमरे में घुस आया, लेकिन एम्यूलेट सक्रिय हो गया। उसने रूह का मुंह बंद करना शुरू कर दिया, और जब एसियो मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी, गौ ने उसके दोस्त को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। हालांकि उसके गुंडों को पीट दिया गया और उसने गॉन को रोरी के ऊपर देखा, जिससे उसे अपनी मां की हत्या का तरीका याद आ गया। रियो का गुस्सा बढ़ गया और जैसे ही गॉन उसकी तरफ दौड़ा, रियो ने उसे एक झटके में पलटकर बाहर फेंक दिया। उसने उसके गले पर पैर रखा और बार बार उसके चेहरे पर घूंसे मारने लगा। गर्ल्स ने उसे रोकने की भीख मांगी और गांव के अन्य मैन उसे रोकने के लिए आ गए ताकि वो गोन की जान न ले ले। युबास को एहसास हुआ कि गान लड़कियों पर हमला करने वाला था और रियो वहां से अल्फा की तरह चला गया। ये दूसरी बार था जब उसने किसी की जान लेने की सोची थी, और ये जलती हुई रिवेंज की भावना उसके अंदर लगातार बढ़ रही थी। लेकिन बिना महसूस किए वो हरों की पहचान की ओर खिंचता जा रहा था। उसकी दृढ़ता कमजोर हो गई थी, लेकिन ये रिवेंज की आग उसे ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कहीं वह भी उसी आदमी की तरह न बन जाए जिसने उसकी मां को मार डाला था। अगली सुबह एक लॉर्ड और राज्य का एक संदेशवाहक कर एकत्र करने और गॉन को जेल भेजने आया। युवा ने उससे अनुरोध किया कि क्या वह राज्य के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को एक पत्र पहुंचा सकता है। उसने वादा किया कि वह इसे पहुंचाएगा और रियो के साथ निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद टीम राजधानी पहुंची और गॉन को जेल में डालने के बाद रियो शहर में एसियों के साथ घूमने लगा। एक मर्चेंट ने सुझाव दिया कि वो अपनी क्यूट गर्लफ्रेंड के लिए एक उपहार खरीदे। एसियो ने समझाने की कोशिश की कि वे डेटिंग नहीं कर रहे, लेकिन महिला ने कहा कि वे एक साथ बहुत क्यूट लगते हैं, इसलिए उन्हें अपने दौरे की याद के रूप में एक सावनिया लेना चाहिए। रियो ने उससे पूछा कि क्या वह कुछ चाहती है। महिला ने एसियो से कहा कि वो अपने दोनों घुटनों पर बैठकर उसका धन्यवाद करे। रियो ने महिला को इस स्मूथ लेअप के लिए धन्यवाद दिया और एसियो को एक सुंदर फ्लावर पेटल दिखी जिसे उसने अपने बालों में लगा लिया। उसे ये उस पर खूबसूरत लगा, इसलिए उसने उसे महिला से खरीद लिया। जाने से पहले मर्चेंट ने एसियो से कहा कि वो उसके लिए पूरी मेहनत से लड़े, इससे पहले कि कोई दूसरी लड़की उसे छीन ले। शहर के सेंटर में एक मैन एक एनीम प्लॉट विकसित करने की कोशिश कर रहा था और एक लड़की को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन रियो ने अपनी मार्शल आर्ट से उसे गिरा दिया और लड़की को बचा लिया। उसका गार्ड उसे बचाने दौड़ा, लेकिन रियो वहां से भाग गया जब 12 प्रकट हुए। लड़की के पिता गौकी ने इस घटना के बारे में सुना और हे को बताया। हे सोचने लगा कि क्या इसका कोई संबंध उस पत्र से है जो युवा ने उसके लिए भेजा था। जब उसने पत्र के शब्द देखे तो वो चौंक गया। उसके हाथ कांपने लगे और वो सोचने लगा कि क्या उसने किसी रियो नाम के आदमी से मुलाकात की है। घर वापस जाते समय एक मैन ने रियो का अभिवादन किया और उससे कुछ समय मांगा। अपने घर के अंदर उन्होंने खुलासा किया कि वे उसकी मां को जानते थे, जो इस नेशन की पूर्व राजकुमारी थी। 20 साल पहले उनका किंगडम युद्ध में था और उनके पिता उस समय की सबसे महान सोल्जर थे जिन्होंने एलिड फोर्सेस का नेतृत्व किया था। उनके कौशल को देखकर किंग ने अपनी बेटी की रक्षा करने का जिम्मा उन्हें सौंपा और जल्द ही उन्होंने उसे अपनी लेजेंडरी एक्सकैलिबर भी दिखा दी। लेकिन उनकी शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी। जब पीस नेगोशिएशंस शुरू हुई तो विरोधी राज्य ने रियो के पिता को फांसी देने और उसकी मां की शादी अपने प्रिंस से कराने की मांग की। इन घिनौनी परिस्थितियों के कारण उसके माता पिता भाग निकले और राजा अपनी बेटी को भागते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। गौकी ने रियो से अनुरोध किया कि वो इस नेशन के किंग और क्वीन से मिले, जो उसकी मां के परिवार से उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। रियो ने इस बारे में सोचा और सहमति जताई। सुबह में
किंग और क्वीन अपने ग्रैंडचाइल्ड से मिलने पर चौंक गए और सोचने लगे कि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। रियो ने महसूस किया कि क्वीन उसकी माँ जैसी दिखती है और उसे खुशी हुई कि वो आखिरकार अपने एल्बमा ब्लडलाइन को फिर से स्वीकार कर सकता है। उन्होंने उससे उसकी माँ और पिता के बारे में पूछा, लेकिन रियो के पास उनके साथ रहने की ज्यादा यादें नहीं थी। वो बहुत छोटा था, इसलिए उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा, लेकिन उसे याद था कि उसकी माँ कभी स्माइलिंग करना नहीं छोड़ती थी। हालांकि ये सब तब खत्म हो गया जब वो 5 साल का था, क्योंकि लूशियस नामक व्यक्ति उनके पिता के गुजरने के बाद उनकी मदद करता रहा। उस भयावह दिन उसकी माँ घर से बाहर गई थी और उससे कहा था कि वो अजनबियों के लिए दरवाजा न खोले। लेकिन जब लूशियस आया तो रियो ने दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो बचपन से उसे जानता था। लेकिन लूशियस ने हल्की मुस्कान दी और रियो को एक चेयर की तरफ लात मारकर गिरा दिया। इस दुनिया में इंसानों के भेष में स्नेक्स छुपे होते हैं, उस मैन ने खुलासा किया, और उसकी माँ ये देखने आई कि कैसे वो उसे चोट पहुंचा रहा था। ये सुनकर वो उस पर झपट पड़ा और उसे स्टैब कर दिया। यही उसकी आखिरी याद थी। फिर वो झुग्गियों में रहने लगा जब तक वो 7 साल का नहीं हो गया। चाहे कुछ भी हुआ हो, वो कभी फॉरगिव नहीं कर पाएगा लूशियस को, भले ही रिवेंज उसकी वापसी न करा सके। अपने हाथों से वो प्रॉमिस करता है कि वो उस आदमी का अंत करेगा। उसके दादा उसके संकल्प को समझते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वो कुछ समय के लिए गॉकी के अधीन ट्रेन करे। वो पूरे राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली योद्धा है और उसे आशा है कि ये उसे लूशियस के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करेगा। महल के अंदर दोनों एक दूसरे के खिलाफ स्पार करने के लिए तैयार होते हैं और रियो अपने प्रतिद्वंद्वी पर झपटता है। गॉकी अंतिम क्षण में बच जाता है और वे एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। गॉकी के किसी भी प्रहार से उसकी रक्षा को भेदा नहीं जा सकता, इसलिए वो एक जादुई एनर्जी अटैक तैयार करता है। ये उसकी गुप्त तकनीक है, फर्स्ट ब्लेड एयर स्लैश, और रियो अपने वाटर मैजिक से इसका बचाव करता है, जिससे उसके प्रतिद्वंदी की विजन बाधित होती है और वो आगे बढ़कर मुकाबला समाप्त करता है। राजा प्रभावित होता है और सोचता है कि अब ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रियो उनका आभार व्यक्त करता है और आशा करता है कि वो एक दिन अपने कजिन से उन्हें मिलवा सकेगा। सभी अपने गांव लौटते हैं, लेकिन जब रूरी ने पूछा कि रियो कहाँ गया, तो सेल ने उसके परिवार की ग्रेव की ओर इशारा किया। जीवित रहने के लिए रियो अब और भाग नहीं सकता, इसलिए वो वादा करता है कि वो अपने भीतर की कुरूपता को स्वीकार करेगा, ताकि वो उन लोगों की रक्षा कर सके जिन्हें वो प्यार करता है। जैसे जैसे ऋतुएं बदलने लगी, रियो समझ गया कि उसे जल्द ही गांव छोड़ना होगा, लेकिन सेल को ये बताने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। जब वसंत आया तो रियो उसके पास गया जब वो राइस लगा रही थी और उसकी तकनीक को सही करते हुए कहा कि वो चाहती है कि वो उसके न रहने पर सबकी देखरेख करे। उसकी बातों ने उसे चौंका दिया और उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है लीविंग से। इस पर रियो ने कहा कि वो फॉल के दौरान गांव छोड़ने वाला है। उसे नहीं पता कि वो नियमित रूप से लौटेगा या नहीं, लेकिन उसने देखा कि जब वो उस दिन राइस प्लांटिंग खत्म कर चुकी थी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी रात वो घर पर बेहोश हो गई और शिन ने अपनी बहन को रोते देखा। उसने पूछा कि क्या कुछ हुआ और क्या रियो ने उसे रुलाया। सेल ने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन वो दुखी है क्योंकि रियो गांव छोड़ने वाला है। उसके बाद शिन ने अपनी बहन को खुश करने के लिए उसे गिफ्ट दिए, लेकिन वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो कैसे मजबूत बन सकती है ताकि वो रियो के साथ यात्रा कर सके। दिन में वो वर्क करती और उसे देखती, और रात में वो स्वॉर्ड्समैनशिप टेक्निक्स का अभ्यास करती ताकि थोड़ी मजबूत बन सके। जल्द ही वार्षिक फेस्टिवल आ गया और जब सभी एंजॉय कर रहे थे, सेल ने रियो से कुछ समय मांगा। असल में उसने उसे यहां बुलाया था ताकि वो अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर सके, और उसने कहा कि वो उससे लव करती है। ये शब्द सुनकर रियो स्तब्ध रह गया और उसने माफी मांगी, ये कहते हुए कि वो उसकी फीलिंग्स को रिटर्न नहीं कर सकता। उसने पूछा कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वे ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन रियो ने कहा कि ये ज्यादातर इसलिए है क्योंकि वो जल्द ही गांव छोड़ देगा। उसने उससे विनती की कि वो उसे भी साथ ले जाए, ये बताते हुए कि उसने 6 महीने तक हर दिन मेहनत की ताकि वो उसके लिए बर्डन न बने। वो कुछ भी करने को तैयार थी, यहां तक कि पुनर्जन्म लेकर उसकी बहन बनने को भी। लेकिन रियो ने कहा
कि चाहे वो कुछ भी करे, वो अभी भी अगली है। सेल ये सुनकर बुरी तरह टूट गई और रोने लगी, लेकिन उसने उसका हाथ थामा और उससे सिर्फ उसके पास रहने की भीख मांगी। हालांकि रियो ने माफी मांगी और वहां से चला गया। आखिरकार उसके प्रस्थान का दिन आ गया और रियो सुबह सुबह निकलने के लिए तैयार था। गांव छोड़ने से पहले उसने सेल को गांव के बाहर इंतजार करते देखा। गौकी ने उससे पूछा कि क्या वह रियो से इतना लव करती है कि अपने गांव को छोड़ सके। सेल हिचकिचाई, लेकिन फिर कहा कि वो रियो के साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए जाने से पहले उसने उसे अपनी देखभाल करने की शुभकामनाएं दी और वादा किया कि जब तक वो वापस आएगा वो बहुत मजबूत बन जाएगी। उसने उसे हाथ हिलाकर विदा किया और शिन ने सिर हिलाया और उसे जाते देखा। ये होली एरा का 999वां वर्ष था और रियो अंतर वर्ल्ड ट्री पहुंच गया। लातीफा ने उसे दौड़कर गले लगा लिया और रात के खाने के दौरान उसने उन्हें अपने परिवार के बारे में और अपनी पृष्ठभूमि से जुड़ी हर चीज बताई। बुजुर्गों ने पूछा कि वो यहाँ कितने समय तक रहेगा और रियो ने बताया कि बस 4 मिनट और, क्योंकि उनका गांव सबसे ये सीरीज का बोरिंग पार्ट समझा जा रहा था, लेकिन अब ये सबसे प्लॉट फिल्ड हिस्सा बन चुका है। लड़कियां वंडर करती है कि 02 उसके ऊपर क्यों लेटी हुई है और लातीफा सोचती है कि वो इस एनी में कैसे आ गई, लेकिन रियो को खुद भी कोई आइडिया नहीं है, इसलिए वो उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई। लड़की अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि वो एक स्पिरिट है जिसने हरूड के साथ कोवेनेंट बनाया था। वो उसके बेड पर बैठती है, लेकिन उसकी सारी मेमोरीज मिट चुकी लगती है। उसे उन सभी पलों की कोई याद नहीं जब वे साथ थे, और यहां तक कि उसे अपना खुद का नाम भी याद नहीं। लेकिन वह चाहती है कि रियो उसे नाम दे। वो बताती है कि वो सिर्फ उसके लिए एग्जिस्ट करती है और उसे हरूड बुलाती है। लड़कियां वंडर करती है कि वो उसे हरूड क्यों कह रही है, और रियो कुछ टाइम खरीदने की कोशिश करता है ताकि कोई एक्सक्यूज बना सके। वो उसे रियो बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो टेलीपैथिकली उससे बात करने लगती है और कहती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है, यहां तक कि उसके शरीर में किसी भी समय कितने स्पर्म सेल्स सर्कुलेट हो रहे हैं, क्योंकि वह उन्हें सक करने वाली है। लड़कियां उसे लेडी द्रास से पूछने के लिए कहती है कि उसकी अपीयरेंस के बारे में क्या करें, इसलिए रियो उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो उठती है वो अपनी मैजिकल एबिलिटीज से अपनी आउटफिट बदल लेती है, बहुत ग्रेसफुली। रियो उसके भीतर से निकलती हुई खूबसूरती को नोटिस करता है और सोचता है कि उसे क्या नाम दे। जब वो उसे देखता है तो उसके दिमाग में स्प्रिंग की छवि आती है, इसलिए वो उसका नाम आशा रखता है। लड़कियां उसके नाम की तारीफ करती हैं और लातीफा सोचती है कि क्या इससे वे सब सिस्टर्स बन जाएंगी। विलेज काउंसिल में लेडी द्रास आती है और इसे एक मिस्ट्री मानती है कि एशिया की सारी मेमोरीज क्यों मिट चुकी है। वो एशिया से पूछती है कि वह किन एलिमेंट्स में सबसे अच्छी है। एशिया जवाब देती है कि उसने सभी एलिमेंट्स में मास्टरी हासिल कर ली है, खासतौर पर स्लॉपी टॉपी टेक्निक में, जिससे पूरा कमरा शॉक हो जाता है। उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए वे बाहर जाते हैं। रियो एक रॉक फेंकता है ताकि मैच शुरू हो सके। तुरंत ही एशिया उसकी तरफ वैनिश हो जाती है और वह मुश्किल से उसकी किक से बचता है। वो उसके क्लोज कॉम्बैट मूव्स को परफेक्टली मिरर करती है, इसलिए रियो डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है। वो स्काई में लीप करता है ताकि एरियल टैक्टिक्स आजमा सके, लेकिन एशिया की स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त होती है कि वह उसकी आर्म लगभग तोड़ देती है। रियो उस पर आइसिकल्स कास्ट करता है, लेकिन वो पीछे गायब होकर खुद आइसिकल्स कास्ट करती है। वो हर मूव को मिरर करती है, इसलिए रियो एक टॉर्नेडो कास्ट करता है, लेकिन एशिया भी एक टॉर्नेडो कास्ट करती है जो उसके विपरीत दिशा में घूमता है। इससे पहले कि वे विलेज नष्ट कर दें, लेडी द्रास मैच रोक देती है। अब सब मानते हैं कि एशिया ने सच में सभी एलिमेंट्स में मास्टरी हासिल कर ली है। लेडी द्रास कहती है कि वो एशिया को अपनी पावर्स कंट्रोल करना सिखाएंगी। एल्डर्स उसे विलेज में वेलकम करते हैं और वह उनका धन्यवाद करती है। विलेज में एक फेस्टिवल होता है और वह रियो के साथ मैजिक कंट्रोल करने का अभ्यास करती है। कुछ समय बाद दामनिक उसे दिखाता है कि उसने उसके लिए एक पोर्टेबल हाउस बनाया है। रियो खुश होता है कि वो अब इस विलेज से बाहर जा सकता है। लातीफा ये सुनकर दुखी हो जाती है और जब बाकी लड़कियां चली जाती हैं तो उनमें से एक रियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी लिटिल सिस्टर के साथ कुछ समय बिताएं
इससे पहले कि वो विलेज छोड़े। वे वही करते हैं जो सभी सिबलिंग्स एक एनी में करते हैं, हॉट टब में। लातिफा फिर से वंडर करती है कि एशिया उसे बार बार हरूड क्यों बुला रही थी। रियो रिवील करता है कि ये उसका नाम था जब तक कि वो रीइंकारनेट नहीं हुआ। एशिया ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि जब वो स्कूल बस में थी तब वो हर दिन यही विश करती थी कि रियो उसका ब्रदर हो। अब रियो सोचता है कि क्या इसका मतलब यह है कि वह भी उसी बस क्रैश में थी जिसमें वह था। उसकी साइलेंस से सच्चाई सामने आ जाती है, लेकिन ये कितना भी दुखद क्यों न हो, वो खुश है कि वो सही थी। रियो सच में सबसे अच्छा ब्रदर है। रियो वादा करता है कि वो वापस आएगा और एशिया उससे पूछती है कि क्या उसे कहीं और भी वॉशिंग की जरूरत है। व्हाट यू मीन बाय दैट? अगली सुबह एल्डर्स उसे गिफ्ट्स देते हैं। उनमें से एक कॉम्पास है जो हमेशा इस विलेज की ओर पॉइंट करेगा, और दूसरा एक डिवाइस है जिससे वो अपने हेयर कलर को बदल सकता है ताकि वो जहां भी जाए वहां अंडरकवर रह सके। रियो विलेज छोड़ने से पहले बाकी लोगों से कहता है कि वे लातिफा का ध्यान रखें। उड़ते समय वो एशिया को बताता है कि वे सीलिया जा रहे हैं क्योंकि वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। कैपिटल में सीलिया रियो का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ रही होती है और सोचती है कि काश वो उससे एक बार फिर बात कर सकती। लेकिन तभी चार्ल्स उसे ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि क्या वह उस नाइट के लिए तैयार हो रही है जब वे दोनों फाइनली यूनाइटेड होंगे। इन द ईयर 1000 पवित्र युग में रियो आखिरकार अपने शहर में वापस आ चुका था और उसने डिवाइस को एक्टिवेट किया ताकि वह अपने बालों का रंग बदल सके। पूरी रात उसने अपने पुराने स्कूल में चुपके से घुसने की कोशिश की और बेसमेंट में चला गया ताकि वो सीलिया के स्टडी रूम में प्रवेश कर सके। आखिरी बार जब वे मिले थे उसकी सारी यादें फिर से ताजा हो गई, लेकिन जब उसने आत्मविश्वास से रूम में कदम रखा तो उसने देखा कि वो पूरी तरह से खाली था। ये सोचते हुए कि सीलिया के साथ क्या हुआ, रियो ने फैसला किया कि उन्हें एक रिसर्चर पर इल्यूजन डालना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि अंदर क्या हुआ। एक रैंडम प्रोफेसर के रूम में एशिया ने पीछे से आकर हिप्नोटाइजिंग स्पेल डाली। रियो अंदर गया और सीलिया की लोकेशन के बारे में पूछा। उस आदमी ने बताया कि वो रॉयल पैलेस के अंदर है और कल उसकी वेडिंग सेरेमनी होने वाली है। जिस आदमी से वो शादी करने वाली है वो लॉर्ड चार्ल्स है, वही जिसने रियो को बचपन में बहुत सताया था। उनके किंगडम को एम्पायर के प्रॉक्सी द्वारा क्रशिंग डिफीट झेलनी पड़ी और ड्यूक आबर के घर ने मुश्किल से पीस की नेगोशिएशंस शुरू की। उनके घर के प्रमुख चार्ल्स थे। पुराना रॉयल फैमिली राजधानी से भागने को मजबूर हो गया और चार्ल्स ने अपना पावर सीएलए हाउस के साथ मिलाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने के लिए सीलिया को उससे शादी करनी थी। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद हरूड चला गया और ये सोचने लगा कि इस पॉलिटिकल मैरिज का क्या किया जाए। उनकी एकमात्र ऑप्शन थी कैसल में घुसकर सीलिया से एक बार मिलना। एशिया ने कहा कि वो सीलिया का रूम लोकेट करेगी। जब रियो ने नीचे देखा तो उसे पूरी सिक्योरिटी दिखी, लेकिन फिर भी वह चुपके से उसके रूम तक पहुंच गया। अंदर सीलिया ने खुद को किसी और की प्रॉपर्टी बनने के लिए तैयार किया था। उसने अपनी ड्रॉर खोली और उसका आखिरी विश था कि वो एक बार रियो को देख सके, लेकिन इतने सालों बाद उसने ये उम्मीद खो दी थी और लेटर को फ्लेम की ओर बढ़ा दिया। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला और रियो अंदर आया। उसने कहा कि वो आखिरकार उसे देखने आ गया, जैसे उसने वादा किया था। बिना कुछ सोचे सीलिया दौड़कर रियो से लिपट गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कोई ड्रीम नहीं है। रियो ने कहा कि उसने उसे बहुत मिस किया और उसने देखा कि वो लंबा हो गया है, लेकिन रियो ने यह भी कहा कि वो अभी भी उतनी ही फ्लैट है जितनी पहले थी। That one there was a violation, personally I wouldn't. सीलिया ने चिल्लाकर कहा कि वो अभी भी एक है, लेकिन वो खुश थी कि वो इतना स्ट्रांग और गैलेंट बन चुका है। उसने टी तैयार करनी शुरू की ताकि वे वैसे ही पी सकें जैसे वे हमेशा पीते थे। लेकिन रियो ने उसकी मैरिज के बारे में पूछा, ये जानना चाहा कि क्या ये सच में वही है जो वो चाहती थी, खासकर क्योंकि वो आदमी चार्ल्स था जिसने उसे बहुत तकलीफ दी थी। सीलिया ने प्रेटेंड किया कि उसने इस मैरिज को चुना है, ये कहते हुए कि चार्ल्स महिलाओं के प्रति बहुत काइंड और शिवलरस है, लेकिन रियो जानता था कि वो झूठ बोल रही है। गुस्से में सीलिया ने चिल्लाते हुए कहा कि अगर वो झूठ बोल रही है
तो रियो उसे खुद से शादी करके कहीं दूर ले जाए और अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताए। ये शब्द सुनकर रियो शॉक रह गया, लेकिन सीलिया ने तुरंत कहा कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और उसे ये सब भूल जाना चाहिए। उसने उसे सेरेमनी में न आने के लिए कहा क्योंकि ये एम्बेरसिंग होगा, और गार्ड्स के आने से पहले उसे चले जाने के लिए कहा। उसने रियो को बाहर खींचकर दरवाजा बंद किया और वही कोलैप्स हो गई। जब रियो कैसल से बाहर निकला, सीलिया को खुशी हुई कि उसने अपना वादा निभाया, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो उसे इस सब में नहीं फंसा सकती। कैसल के ऊपर रियो ये सोचने लगा कि इस शादी का असली मकसद क्या है, और एशिया ने उसकी मदद करने का वादा किया। रियो ने हमेशा उसकी मदद लेने के लिए माफी मांगी, लेकिन एशिया ने कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होगी वो उसके पास आ सकता है। अगली सुबह चार्ल्स ने रस का स्वागत किया, ये कहते हुए कि वो चाहता था कि वो उसे बेहतर तरीके से वेलकम कर सके। उसने यहां तक कहा कि वो उसे अपने घर पर रात भर ठहरने दे सकता है, लेकिन रस ने जवाब दिया, आई एम नॉट द वन गेटिंग मैरिड टुनाइट। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने एक पावरफुल स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस की और उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला गया। सीलिया ने खुद को एक डॉल की तरह तैयार किया और अपने टेंट से चार्ल्स के सामने आई। उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर रखी और कहा कि अगर वो नर्वस महसूस कर रही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी साथ और वाइव्स उसे सब कुछ सिखा देंगी। उसके जाने के बाद पहली पत्नी तेनिसा ने साफ कर दिया कि भले ही सीलिया की हायर स्टेटस हो, लेकिन वो सिर्फ एक टूल होगी और उसे उनके हर एक कमांड को मानना होगा।